नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा का केमिस्ट्री अपलोड कर दिए हैं और इकोनॉमिक्स है यह। किसी उत्पादन फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। किसी उत्पादन फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। सदाई स्थिर और नियत। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी। डैश सरल रेखीय पूर्ति वर्ग का क्षैतिज अक्ष पर अंततः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा। डैश सरल रेखीय पूर्ति वर्ग का क्षैतिज अक्ष पर अंततः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा 1 से कम। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी इकाई के बराबर। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? दुर्लभ साधन। मशीन टूल एक उदाहरण है। डैश वस्तुओं का मशीन टूल एक उदाहरण है। डैश वस्तुओं का पूंजीगत। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? मार्शल। डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? पूंजीवाद में स्वामित्व वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? व्यक्तिगत स्वामित्व। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया? पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? सेवाएं। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? पेट्रोलियम। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? पेट्रोलियम। कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का लक्षण है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नेरोजी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। उत्पादन और आय विधियों द्वारा।
एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु तो उपयोगी मापक है प्रति व्यक्ति है प्रति व्यक्ति है प्रति व्यक्ति है। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है। आयात। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया। आठवीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारतीय परियोजना के वास्तुकार कौन थे। भारतीय परियोजना के नियोजन के वास्तुकार कौन थे। पीसी महालनोबिस। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी कृषिगत विकास उन्मूलन समृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। योजना आयोग। भारत के दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष की थी। 1957 ईस्वी। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। 1969 ईस्वी। जिस ब्याज को कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने के लिए उम्मीद नहीं की जाती उसे कहा जाता है आधार दर। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है आधार दर। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाने का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खानों का हिस्सा नहीं है। पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने वाले अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। बैंकिंग क्षेत्र से। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है। उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। 1969। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि सीआरआर कम कर दी जाए।
निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जाता है जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटता और वस्तु की कीमत बढ़ती है। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है मांग जन्य मुद्रास्फीति। यदि सरकार की कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो समय कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? फरवरी 2012। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। खाद्य और पेय गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण है? कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? शिक्षा व प्रशिक्षण। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? शिक्षा और प्रशिक्षण। ऐसे बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है। वायदा बाजार भारत में बजट निर्माण का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। पूंजीगत और विकास व्यय दोनों। 44वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है? थ्री। आकस्मिक निधि को संयुक्त कैसे व्यय करता है? आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा कर सहायता होता है? प्रगतिशील कर। निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? बिक्री दर। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? वस्तुओं और सेवाओं कर।
सेवाओं पर कर। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। अपने लिए गृह कर। स्थानीय निकाय अपने राजस्व इकट्ठा करती है अपने लिए गृह कर। निम्न राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम की। निम्न से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम की। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जिला कौन सा है? मुजफ्फरपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की कौन सा है? मुजफ्फरपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 74.04%। 74.04%। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन? भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी और अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है? दमन और दीव। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है? दमन और दीव। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार। जनसंख्या 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। 16 सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है? जनसंख्या नगरीय है। जनसंख्या नगरीय है 28%। 28%। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थे? बिहार। जनसंख्या 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत में कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? तृतीयक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण? इनमें से सभी है। पंजाब के परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबों को काम करने की सफलता प्राप्त की गई है। उच्च कृषिगत स्मृति पर। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? दोनों मौसमी और प्रत्यक्ष बेरोजगारी। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? कृषि। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं। प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की निर्देशित होती है? गरीबी और भूखमरी का निवारण। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। सेवाओं का निर्यात। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का अवमूल्यन हो जाता है। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का अवमूल्यन
अवमूल्यन हो जाता है। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाता है रुपये का अवमूल्यन। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी है? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय से पर कौन सी समिति बनी है? तारापुर समिति। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है ए और बी दोनों। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? 19 अगस्त 1954। गृहस्थी द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुएं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच। लैंगिक समता सूचकांक कहाँ दर्शाता है? लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? यह सभी सुमन योजना का संबंध किससे है? सुरक्षित मातृ है। सुमन योजना का संबंध सुरक्षित मातृ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं? राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा की मार्ग है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र मजबूत बनाते नहीं। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया था? राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया? MGNREGA मनरेगा। FCI की स्थापना कब हुई? FCI की स्थापना कब हुई? FCI की स्थापना कब हुई थी? 1965। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की? अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? 2000। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देना। शहरी निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा
मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? मिशन इंद्रधनुष कहाँ कहाँ आरंभ आरंभ किया गया था? वडनगर गुजरात, वडनगर गुजरात। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? रेवड़ी वालों को ऋण, रेवड़ी वालों को ऋण। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना का नाम है सौभाग्य। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है सौभाग्य, सौभाग्य, सौभाग्य। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? कर्मचारी रेफरल योजना, कर्मचारी रेफरल योजना। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना है नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? भारतीय रेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमी है? भारतीय रेल, भारतीय रेल, भारतीय रेल, भारतीय रेल, भारतीय रेल। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। निम्न सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है? निम्न सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है? BSNL। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का कब घोषित किया गया? स्वतंत्र भारत में प्रथम ये नीति कब घोषित की गई थी? 1948। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन या स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह कहलाती है बहुराष्ट्रीय। बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय। सेज का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? गुजरात, गुजरात, गुजरात। निम्न में से किस कारक से मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी होगी? निम्न में से किस कारक से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कारक होगी? उस वस्तु की कीमत में यह परिवर्तन। यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC 0.8 है तो लघुगणक का मान होगा। यदि सीमांत उपभोग प्रगति MPC 0.8 है लगी तो गुणक का मान होगा। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य कालिक कारण क्या था? भुगतान संतुलन का संकट। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होती है, कुल आगम हट जाएगा। 10 मुर्गियों में अंडे का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति। किसी वस्तु का बाजार मांग होता है व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वर्गों का क्षितिज योग।
निम्नलिखित में से कौन सा विनियामक निकाय है? विनियामक निकाय है दोनों 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 दोनों। यूएनडीपी तैयार करता है मानव विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक। भारत के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित किया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र। अल्पसंख्यक तब होती है जब वह लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या में कितना है? 1029 मिलियन। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त है। स्टॉकफ्लेशन जीडीपी के शब्द के खोजकर्ता कौन है? अम्बेल्टोसुल पार्सो। सीडीबी का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट बैंक। ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना कौन थी? ग्रामीण विकास क्या स्थापना कौन थी? मनमोहन यूनुस। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई निम्न में से किस वस्तु का लेवल विनिमय है? हीरा। जिस ब्याज से कम दर पर बैठे द्वारा ग्राहकों के देने की उम्मीदवार नहीं है। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपको स्वागत है।